मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, आप सभी का इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा द्वादश के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक बितान भाग 2 के प्रथम पाठ सिल्वर वेडिंग का सारांश भाग 2 प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी शालीनता, तल्लीनता एवं एकाग्रता के साथ सुनेंगे। यशोधर बाबू मन ही मन स्वीकार करते थे कि दुनियादारी में उनके बीबी बच्चे अधिक सुलझे हुए हैं, परंतु वे अपने सिद्धांत नहीं छोड़ सकते। वह मकान भी नहीं लेंगे। किशनदा कहते थे कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उसमें रहते हैं। रिटायरमेंट होने पर गांव के पुश्तैनी घर चले जाओ। वे इस बात को आज भी सही मानते हैं। उन्हें पता है कि गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर अनेक लोगों का हक है। उन्हें लगता है कि रिटायरमेंट से पहले कोई लड़का सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके पास रहेगा। ऐसा न होने पर क्या होगा, इसका जवाब उसके पास नहीं होता। बिरला मंदिर के प्रवचनों में उनका मन नहीं लगा। उम्र ढलने के साथ किशनदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे। मन के विरोध को भी वे अपने तर्कों से खत्म कर देते हैं। गीता के पाठ में जनार्दन शब्द सुनने से उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आई। उनकी चिट्ठी से पता चला कि वे बीमार हैं। यशोधर बाबू अहमदाबाद जाना चाहते हैं, परंतु पत्नी व बच्चे उसका विरोध करते हैं। यशोधर खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं तथा बच्चों को भी वैसा बनाने की इच्छा रखते हैं, किंतु उस दिन हद हो गई जिस दिन कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर की पत्नी का कहना है कि उन्होंने बचपन में कुछ नहीं देखा। मां के मरने के बाद विधवा बुआ ने यशोधर का पालन पोषण किया। मैट्रिक पास करके दिल्ली में किशनदा के पास रहे। वे भी कुंवारे थे तथा उन्हें भी कुछ नहीं पता था, अतः वे नए परिवर्तनों से वाकिफ नहीं थे। उन्हें धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी पारिवारिक चिंतन में डूबा रहना अच्छा नहीं लगता। ध्यान लगाने का कार्य रिटायरमेंट के बाद ठीक रहता है। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशनदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते थे तथा कहकर उनकी ही तरह झेपी सी लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उन्हें पटशिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। उनके जाने के बाद घर में होली गवाना, रामलीला के लिए क्वार्टर का एक कमरा देना, जनेऊ पुनियों के दिन सब कुमाइयों को जनेऊ बदलने के लिए घर बुलाना आदि कार्य वे पत्नी व बच्चों के विरोध के बावजूद करते थे। वह यह भी चाहते हैं कि बच्चे उनसे सलाह लें, परंतु बच्चे उन्हें सदैव उपेक्षित करते हैं। प्रवचन सुनने के पश्चात यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। वे चाहते थे कि उनके लड़के घर का सामान खुद लाएं, परंतु उनकी आपस की लड़ाई से उन्होंने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। बच्चे चाहते थे कि वे इन कामों के लिए नौकर रख लें। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उन्हें दे। क्या वह ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? उनके ऊपर वह हर काम अपने पैसे से करने की धौंस देता है। घर में वह तमाम परिवर्तन अपने पैसों से कर रहा है। वह हर चीज पर अपना हक समझता है। सब्जी लेकर वे अपने क्वार्टर पहुंचे। वहां एक तख्ती पर लिखा था वाईडी पंत। उन्हें पहले गलत जगह आने का धोखा हुआ। घर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिल थे तथा लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें व गुब्बारे लटक रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को कार में बैठे
किसी साहब से हाथ मिलाते देखा। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी व बेटी को बरामदे में खड़ा देखा तो वह कुछ मेमसाबों को विदा कर रही थी। लड़की जींस व बगैर बांह का टॉप पहने हुए थी। पत्नी ने ओठों पर लाली व बालों में खिजाब लगाया हुआ था। यशोधर को यह सब समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। यशोधर चुपचाप घर पहुंचे तो बड़े बेटे ने देर से आने का उलाहना दिया। यशोधर ने शर्मीली सी हंसी हंसते हुए पूछा कि हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है। यशोधर के दूर से भांजे ने कहा, अर्थात यशोधर के दूर के जो भांजे थे उसने कहा, जब से तुम्हारा बेटा 1500 महीने कमाने लगा है तब से। यशोधर को अपनी सिल्वर वेडिंग की यह पार्टी भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें यह मलाल था कि सुबह ऑफिस जाते समय तक किसी ने उनसे इस आयोजन की चर्चा नहीं की। उनके पुत्र भूषण ने जब अपने मित्रों सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय करवाया उस समय उन्होंने प्रयास किया कि भले ही वे संस्कारी कुमायूनी हैं तथापि विलायती रीति रिवाज भी अच्छी तरह जानते हैं। बच्चों के आग्रह पर यशोधर बाबू अपनी शादी की सालगिरह पर केक काटने के स्थान पर जाकर खड़े हो गए। फिर बेटी के कहने पर उन्होंने केक भी काटा, जबकि उन्होंने कहा, somehow I don't like all this। परंतु उन्होंने केक नहीं खाया क्योंकि इसमें अंडा होता है। अधिक आग्रह पर उन्होंने संध्या न करने का बहाना किया तथा पूजा में चले गए। आज उन्होंने पूजा में देर लगाई ताकि अधिकतर मेहमान चले जाएं। यहाँ भी उन्हें किशनदा दिखाई दिए। उन्होंने पूछा कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे कि भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, चाहे वह गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, अमीर हो या गरीब, शुरू और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी उनका मार्गदर्शन करने में सक्षम हैं और यह बताने में भी कि मेरी बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उनके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। किशनदा अकेलेपन का राग अलाप रहे थे। उनका मानना था कि यह सब माया है। जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। इस बीच यशोधर की पत्नी ने वहां आकर झिड़कते हुए पूछा कि आज पूजा में ही बैठे रहोगे। मेहमानों के जाने की बात सुनकर वे लाल गमछे में ही बैठक में चले गए। बच्चे इस परंपरा के सख्त खिलाफ थे। उनकी बेटी इस बात पर बहुत झल्लाई। टेबल पर रखे प्रेजेंट खोलने की बात कही। भूषण उनको खोलता है कि यह ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। सुबह दूध लाने के समय आप फटा हुआ पुलोवर पहनकर चले जाते हैं, वह बुरा लगता है। बेटी पिता का पाजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर ग्राउन पहने। बच्चों के आग्रह पर वे ग्राउन पहन लेते हैं। उनकी आंखों की ओर से जरा सी नमी चमक गई। यह कहना कठिन है कि उन्होंने भूषण की यह बात चुभ गई कि आप इसे पहनकर दूध लेने जाया करें। वह स्वयं दूध लाने की बात नहीं कर रहा। तो यह रहा सिल्वर वेडिंग पाठ का सारांश। आज मैं दूसरा भाग प्रस्तुत किया हूँ। पहला भाग पहले मैंने प्रस्तुत कर दिया है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक एक बार पुनः इस व्याख्यान को सुनेंगे आप सभी, तो बातें और समझ में आ जाएगी। आज इतना ही, धन्यवाद।